जाएगा। शुरू में लोगों को शंका थी, पर धीरे धीरे लोगों ने उनके सुझाव को मान लिया। कई वर्ष बीत गए छोटी मोटी झड़पों में। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, पर पेरिकल्स के अनुसार स्पार्टा का धैर्य भी नहीं टूटा। फिर एथेंस में एक भयानक हैजा फैला जिसने सारे समीकरण बदल कर रख दिए। एथेंस के लोग बीमार पड़ने लगे, पेरिकल्स भी। धीरे धीरे उनके राजनीतिक विरोधियों ने पेरिकल्स के खिलाफ अभियान चलाया और लोगों में दबी हुई युद्ध की भावना को गुहार लगाई। कुछ समय बाद पेरिकल्स की मृत्यु हो गई। एथेंस पर बुद्धिमत्ता और युक्ति संगत बातों की रही सही छाया भी हट गई। बचे हुए गुटों ने अपने अपने हिसाब से भावनात्मक फैसले लिए और अंत में एथेंस की न सिर्फ हार हुई बल्कि घोर अपमान भी हुआ और उनकी सरकार को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों और अंततः हमारे जीवन पर भावनाओं का बहुत गहरा असर होता है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे सारे फैसले तर्क के आधार पर लिए गए हैं, जबकि औरों के फैसले भावनात्मक तौर पर लिए गए हैं और इसीलिए हमारे फैसले सही हैं, औरों के नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि हर एक इंसान के स्वभाव पर भावनाओं का बहुत ही गहरा, अप्रत्यक्ष और अचूक प्रभाव होता है। ये प्रकृति का नियम है। युक्ति संगति यानी कि रैशनैलिटी हमसे भावनाओं को नकारने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये कहती है कि भावनाओं के अस्तित्व का मान रखा जाए। उनके प्रति संवेदनशील होना जरूरी है और साथ ही साथ जरूरी है उनको अपने नियंत्रण में रखना। अपनी भावनाओं से हम अलग हो सकते हैं, जुदा नहीं। इस बारीक फर्क को समझना बेहद जरूरी है। किसी को तर्कहीन बुलाना अपमानजनक हो सकता है। अक्सर जो लोग हमसे सहमत नहीं होते उन्हें हम तर्कहीन कह देते हैं, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। इसीलिए तर्क संगति और तर्कहीन के फर्क को समझना जरूरी है। आइए इसके लिए सुनते हैं कुछ उदाहरण। अगर किसी को कोई सहायक या प्रबंधक को काम पर रखना है तो एक तर्क संगति वाला इंसान सामने वाले की प्रतिभा और उसके कौशल के आधार पर फैसला लेगा। वहीं दूसरी तरफ एक तर्कहीन इंसान सामने वाले की खूबसूरती या उसके लुभाने के अंदाज के आधार पर या फिर अपनी किसी सहूलियत के आधार पर किसी कम प्रतिभा वाले इंसान को भी काम पर रख सकता है। हमारे पूरे जीवन पर बचपन का एक बहुत ही गहरा और अमिट असर होता है। अबोध अवस्था में हमारे चित्त में और हमारे अचेतन मन में कई ऐसी बातें घर कर लेती हैं जो आजीवन हमारे साथ रहती हैं। हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व के आकार प्रकार भी इन्हीं बातों के प्रभाव से होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जीवन काल के 7 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र में हुए अनुभव और सीखे गए सबक सदा के लिए हमारे साथ रहते हैं। जैसे सोचिए कि किसी बच्चे की माँ बहुत ही स्वार्थी और दूसरों पर हावी होने वाले व्यक्तित्व की हो और इसी कारण उस बच्चे ने बचपन में अनदेखेपन को महसूस किया हो, या उस बच्चे के साथ उसकी माँ बहुत ही तटस्थ थी, तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर रिश्ते निभाने में बेहद अपरिपक्व और असमर्थ रहेगा। उस बच्चे को हमेशा लगेगा कि उसकी जीवन साथी उसे कभी न कभी छोड़कर चली जाएगी, जैसे बचपन में उसकी माँ चली जाया करती थी। अपनी साथी द्वारा छोटे से छोटे व्यवहार से उसके अंदर वो दबी भावनाएं जाग जाएंगी। अब ऐसे में अगर वो बच्चा बड़ा होकर एक युक्ति संगत इंसान होगा तो उसे अपने आप पर भावनाओं के इस प्रभाव का ज्ञान हो जाएगा और वो उन पर नियंत्रण पा अपने जीवन को सुधार सकता है। इतिहास को पढ़कर इतना तो साफ हो जाता है कि मानव समाज पर युक्ति संगति का असर धूप छांव सा है, आता है जाता है। पेरिकल्स द्वारा स्थापित बुद्धिमत्ता के युग के बाद अंधविश्वास का एक युग आया। समय के चक्र सा ये चक्र भी निरंतर चलते रहता है। जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं, बिल्कुल वैसे इस चक्र से बचने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने कुछ आसान तरीके बताए हैं। जैसे कि पहला तरीका, अपने आप को भली भांति पहचाने। दूसरा तरीका, अपनी भावनाओं की जड़ें गहन चिंतन द्वारा पहचाने। तीसरा तरीका, हड़बड़ी में कोई भी प्रतिक्रिया देने से कतराएं। चौथा तरीका, लोगों की हकीकत को स्वीकार करें। पांचवा तरीका, सूझबूझ और भावनाओं से संतुलन बनाए रखें। और छठा और आखिरी तरीका, तर्क संगति को दिल से अपनाएं। पेरिकल्स, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, एब्राहम लिंकन, इस तरह की शख्सियतों ने इन सिद्धांतों के दम पर ही इतिहास रचा है। तो दोस्तों, इस भाग में यहीं तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगले भाग में हम बात करेंगे संवेदनशीलता और स्वप्रेम पर। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं
खुद की। संवेदना मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। संवेदना की प्राकृतिक अनुभूति इंसान को इंसान से जोड़ती है। संवेदना के सटीक इस्तेमाल से हम अक्सर दूसरों के हाव भाव को समझ उनकी मनःस्थिति का आकलन कर सकते हैं। इससे हम दूसरों को अनचाही चोट पहुंचाने से बच सकते हैं। सोचिए, अगर आपको ऐसा करने की ताकत मिल जाए तो आप कितने सारे मनमुटावों से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में, और इस भाग में हम बात करेंगे संवेदनशीलता और स्वप्रेम पर। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक अनकही अंदरूनी इच्छा होती है कि हर तरफ बस हमारी ही चर्चा हो। इस ध्यान की कमी से हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, पर कभी कभी इसका उल्टा असर भी हो जाता है। ध्यान की ये चाहत शोहरत की भूख में बदल जाती है और इंसान उसी चक्कर में अपने होश खो बैठता है। कई ऐसी शख्सियतें होती हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा अपने आप से प्यार होता है। हर इंसान मूलभूत रूप से स्वार्थी तो होता ही है, पर ऐसी शख्सियतों के स्वार्थ की सीमा आसमान को पार कर सकती है। ऐसे लोगों को अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता। दूसरे लोग इंसान नहीं बल्कि इन लोगों के इरादों को पूरा करने का एक जरिया मात्र होते हैं, जिनका इस्तेमाल करने में ऐसे लोगों की पलक तक नहीं झपकती। अंग्रेजी भाषा में ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं, जो कि ग्रीक लोक कथा से उठाया गया है। इस लोक कथा में नार्सिसस नाम का एक राजकुमार था जो किसी से भी प्रेम करने में असमर्थ था। एक दिन पानी में अपना ही प्रतिबिंब देख उसे अपने आप से प्यार हो गया। उसकी मृत्यु के बाद वो नार्सिसस नाम के एक फूल में परिवर्तित हो गया, और वहीं से नाम पड़ा ऐसे लोगों का जो बहुत ज्यादा स्वकेंद्रित होते हैं, जिन्हें अपने अलावा और कोई नहीं दिखता। इंसान के दूसरों से मिलने वाले ध्यान की एक सीमा होती है। अपने आसपास के लोग, भाई बहन, यार दोस्त, परिजन, इन सब से इसी ध्यान को लेकर प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ऐसे में नार्सिसिस्ट लोग दुविधा में फंस जाते हैं। उन्हें अपना असली चेहरा दिखाना नहीं होता है और दूसरों की परवाह करनी नहीं होती, पर ये दोनों विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, जिससे नार्सिसिस्ट लोगों को दूसरों की परवाह करने का ढोंग रचना पड़ता है। इस ढोंग के कारण लोगों में उत्पन्न होती है आपसी राजनीति। ये राजनीति शासकीय नहीं होती बल्कि सामाजिक और सभ्यता से जुड़ी होती है, जैसे कि पारिवारिक राजनीति, ऑफिस में राजनीति, दोस्तों में आपसी रिश्ते में राजनीति वगैरह वगैरह। इस तरह के लोगों से बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बेझिझक और निस्संदेह आपका इस्तेमाल करेंगे ही अपने मतलब के लिए, और मतलब निकलते ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपको निकाल फेंकेंगे। नार्सिसिस्ट लोगों में एक खास बात होती है। ऊपरी सतह पर ये लोग बहुत लुभावने होते हैं, यानी कि चार्मिंग। उनमें एक अद्वितीय प्रतिभा और अद्भुत कौशल होता है कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ऐसे लोग शुरू शुरू में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस कराएंगे। वो आपको एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं। किसी का ध्यान पाने की आपकी अंदरूनी इच्छा को वो अच्छी तरह से पूरा करेंगे। ऐसा तब होगा जब तक उनको आपसे काम है, या उनके किसी मकसद को पूरा करने में आप सीढ़ी की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह के एक इंसान की जिंदगी में एक झलक डालते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूतपूर्व सोवियत यूनियन के शासक जोसेफ स्टालिन की, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और मृत्यु 1953 में। स्टालिन इतिहास में एक सामूहिक हत्यारे और राक्षस की तरह दर्ज हैं, पर क्या वो जन्म से ऐसे ही थे? स्टालिन की जवानी के दिनों के बारे में बात करें तो वो एक बहुत ही जिंदा दिल, दिलचस्प और हंसमुख इंसान थे। किसी को भी अपनी बातों से लुभा लेना, मोहित कर लेना, मानो उनके बाएं हाथ का खेल था। मिलनसार प्रवृत्ति के स्टालिन को लोग पसंद करने लगे। रूस के इतिहास में चर्चित रूस की क्रांति से जुड़े क्रांतिकारियों को स्टालिन ने बहुत ही महत्व दिया। उन्हें 7वें आसमान पर बिठाया। उन्हें एहसास दिलाया कि वो अब स्टालिन के साथ एक अटूट बंधन से जुड़े हुए हैं। रूसी क्रांति की बागडोर स्टालिन के हाथ में आ चुकी थी। उनके शालीन व्यक्तित्व के कारण वो क्रांतिकारियों में काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। उनके स्वभाव की अंदरूनी परतें खुलने लगीं, जैसे प्याज के छिलके हटने लगते हैं। इस परिवर्तन का मुख्य कारण 2 घटनाएं थीं, जो 1932 और 1934 में घटी। 1932 में स्टालिन की पत्नी ने आत्महत्या कर ली
और 1934 में उनको तख्त से हटाने का षड्यंत्र रचा गया।